हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये एक प्ले है जिसके राइटर का नाम है बेन जॉनसन। ये आपकी स्क्रीन पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं आप। इन्होंने ये प्ले लिखा था। आइए फ्रेंड, देखते हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन। फ्रेंड, ये जो प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसको 1598 में लिखा गया था, 1598, एंड वाज द फर्स्ट ऑफ हिज मैनी ह्यूमर प्लेज। इसके बाद इन्होंने कई ह्यूमर प्लेज लिखे थे जो कॉमेडी पर आधारित थे। इसके बाद इनका एक और प्ले आया था, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये सीक्वल था। इसके बाद एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। इस तरह के कई इन्होंने कॉमेडी पर आधारित नाटकों को लिखा। इनके पहले जो दो नाटक थे ह्यूमर पर आधारित, इन्हें ऑडियंस के द्वारा बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन इस तरह की ड्रामा जब बाद में और भी कई आते गए तो उतनी ज्यादा सफलता इनको नहीं मिली। दूसरी चीज ये फ्रेंड, कि ये जो आइडिया था ह्यूमर प्लेस का, ये जॉनसन के लिए ओरिजिनल आइडिया नहीं था। इनके एक कंटेम्प्ररी राइटर रहे जॉर्ज चैपमैन। इन्होंने इस तरह का ह्यूमर पर आधारित एक नाटक लिखा था और उससे इन्हें प्रेरणा मिली कि इस तरह के नाटक ऑडियंस बहुत पसंद करती है। जैसे कि ब्लैक बाइल, येलो बाइल, है ना, फ्लैगम, ब्लड, इस तरह के 4 ह्यूमर के नाटक इन्होंने जॉर्ज चैपमैन ने लिखे थे। उससे ये प्रभावित हुए और इनको लगा कि हाँ, इस तरह के नाटक लिखना चाहिए। इस नाटक को पहली बार परफॉर्म किया गया था फ्रेंड लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन, यहां पर 1598 में कर्टेन थिएटर में। इट वॉज एक्टेड एट कोर्ट ऑन February 2nd, 1605। ये नाटक इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि उस समय के जो महान राइटर कहे जाते हैं शेक्सपियर, इन्होंने स्वयं जो है नॉवेल का किरदार अदा किया था इस नाटक। शेक्सपियर को भी ये नाटक बहुत ज्यादा पसंद आया था और उन्होंने स्वयं जो है अभिनय किया था इस नाटक में। आइए फ्रेंड, आज के हमारे जो राइटर है बेन जॉनसन, इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। तो इनका पूरा नाम था बेंजामिन जॉनसन। 11 जून 1572, जो कि कंफर्म नहीं है, उस जमाने में इतना रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 1572 में। 6 अगस्त 1637 को लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी। नोटेबल वर्क्स की बात करें तो बर्थलोम्यू फेयर, कैटेलाइन, सिंथियाज रेविल्स, एपिकॉन, द साइलेंट वुमेन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो आज हम पढ़ने वाले, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सेजानस, द अल्केमिस्ट, द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, द पोएटास्टर, टिम्बर और डिस्कवरीज, वॉलपोन। मूवमेंट और स्टाइल की बात करें फ्रेंड, तो ये जैकोबियन एज के राइटर रहे। तो ये बेसिक चीजें हमको जरूर पता होना चाहिए। कोई भी रचना जब हम पढ़ते हैं तो उसके राइटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जरूर पता होना चाहिए। जैकोबियन एज से रिलेटेड हैं ये बेन जॉनसन। तो नाटक की शुरुआत होती है फ्रेंड दर्शकों को संबोधित करने वाली एक प्रोलॉग के साथ, और उसमें कहा जाता है कि ये नाटक जो है किसी भी बेतुकी बातों से मुक्त होगा, बल्कि इसकी बजाय घटनाओं और भाषा में यथार्थवादी, रियलिस्टिक होगा। यह दर्शकों को किसी विदेशी धरती पर नहीं ले जाएगा, बल्कि लोगों को हंसने के लिए एक समकालीन स्थान और समय का चित्रण करेगा। इसको पूरे को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए कर दिया है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी में पढ़ के हमको जितना अच्छे से समझ में आएगा उतना इंग्लिश में नहीं आएगा। इसका इंग्लिश अनुवाद जो है ये आप हमारे ऐप पर जा करके देख सकते हैं, और इसकी समरी जो है मैं इसकी लिंक भी आपको डाल दूंगा।
फ्रेंड्स, सबसे पहले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये जो प्ले है इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड नोवेल। नोवेल जो है एक ओल्ड जेंटलमैन है एंड द फादर ऑफ एडवर्ड, इस एडवर्ड नोवेल के ये पिता है। ही इज अ ट्रेडिशनल एंड कंसर्न्ड बाय हिज सन सपोसेडली लाउच बिहेवियर। ये एक बूढ़े सज्जन व्यक्ति हैं, एडवर्ड नोवेल के पिता हैं। ये जैसे पारंपरिक पिता होते हैं, अपने पुत्र के आचरण के बारे में इनको चिंता है कि मेरा पुत्र कहीं गलत संगत में न फंस जाए। He is made to look ludicrous by his son and his companions. उसके जो पुत्र है एडवर्ड और उसके मित्र जो हैं इन्हें थोड़ा सा हास्यास्पद बनाने की कोशिश करते हैं। बट जॉनसन मेक्स ओल्ड नॉवेल डिफरेंट, लेकिन ओल्ड नॉवेल को जॉनसन थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग हिज discomfiture with contempt, he present the father-son relationship more genuinely. बजाय जो पारंपरिक पिता रहते हैं जो अपने पुत्र को डांटते हैं, फटकारते हैं और उनको जो है कठोरता से अनुशासन में रखने की कोशिश करते हैं, इसकी बजाय नॉवेल कोशिश करता है कि एक फ्रेंड्स के रूप में एक मैत्रीपूर्ण तरीके से वो अपने पुत्र पर नजर रख सके, उसे सही दिशा दिखा सके। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड ब्रैन वॉर्म। अब ब्रैन वॉर्म कौन है? ये सर्वेंट है नॉवेल का और ये बहुत ही एक चालाक और ट्रिकस्टर, एक ट्रिक खेलने वाला, एक सभ्य रोग बताया गया। सभ्य रोग का मतलब है जो ये बार बार भेष बदलता है और इस पूरे नाटक में इसका बहुत ज्यादा अहम किरदार है। ब्रैन वॉर्म फ्रेंड ये लॉयल है एडवर्ड के प्रति, इसलिए वो एडवर्ड को उसके पिता का जो प्रयास रहता है उसके जीवन में दखल करने का, इसके बारे में पहले से ही बता देता है। ये कई बार भेष बदलता है और अलग अलग रूपों में सामने आता है स्टेज पर। इसके बारे में और कई चीजों को हम जानेंगे जब नाटक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड डाउन राइट। है ना, डाउन राइट कौन है? ये इसका पूरा नाम है स्क्वायर डाउन राइट। ये एक और कैरेक्टर है वेल ब्रेड और डैम काइटली। ना, डैम काइटली और वेल ब्रेड का ये बड़ा भाई। डाउन राइट लॉथेज इनसिंसियर टॉक, हाइपोक्राइसी एंड इमोरल कंडक्ट। डाउन राइट भी जैसे कि नॉवेल का पिता है, एडवर्ड नॉवेल के पिता जो ओल्ड नॉवेल है, उन्हीं की तरह इनसिंसियर टॉक यानी फिजूल की बातें, हिपोक्राइसी यानी पाखंड, इमोरल कंडक्ट अनैतिक व्यवहार, इन सब से नफरत करता है और वो कोशिश करता है कि अपने भाइयों को सही रास्ता दिखा सके जैसा कि नॉवेल चाहता। डाउन राइट को फ्रेंड पोएट्री और प्रिटेंस पसंद नहीं है। डाउन राइट जो है फ्रेंड ये थोड़ा सा तुनक मिजाज कह सकते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो शॉर्ट टेम्पर होता है, जो जरा सी बात में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी कारण से बॉबाडेल और मैथ्यू से इसकी लड़ाई हो जाती है और आगे की कहानी में इसके बारे में और चीजें जानेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड काइटली। काइटली एक मर्चेंट, एक व्यापारी है और डैम काइटली इसका हस्बैंड है। काइटली फ्रेंड डाउन राइट, वेल ब्रेड और ब्रिजेट इनका ब्रदर इन लॉ। काइटली फ्रेंड एक शक्की स्वभाव का व्यक्ति है, जिसे अपनी पत्नी और इसकी जो सिस्टर इन लॉ है ब्रिजेट, इन पर ये शक करता है कि ये जो है जितने भी यंग मैन है इनके साथ फ्लर्ट कर रही हैं या इनका कोई अफेयर चल रहा है किसी के साथ। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं फ्रेंड बोबाडिल। बोबाडिल इज ए ब्रेगार्ट एंड हॉट हेड। ब्रोगाडिल जो है ये एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो डींगे मारता है, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है। और हॉट हेड का मतलब है ये तुनक मिजाज जैसे कहते हैं, शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति है। ये हमेशा इस तरह की डींगे मारता है कि ये सेना में था एक समय और बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े इसने, एक बहुत बड़ा योद्धा था ये एक जमाने में। हालांकि
जॉनसन ने इसका कई बार मजाक उड़ाया ये कहकर के ये स्टेल नाइट है। बोबाडेल फ्रेंड अक्सर लोगों से पैसा उधार लेता है और स्मोक्स कॉपियस अमाउंट ऑफ टोबैको, बहुत सारा धूम्रपान करता है। इसके इस व्यवहार की वजह से फ्रेंड अक्सर लड़ाइयां हो जाती है, यानी लड़ाई की नौबत आ जाती है, लेकिन ये डाइजेस्ट फ्रॉम एक्चुअली फाइटिंग है, वास्तव में ये लड़ने से डरता है और लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। जिस तरह का इसका व्यवहार है, बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे मारना, उसकी वजह से एक हास्यास्पद कैरेक्टर बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड कॉब। कॉब इज द टाउन्स वाटर बियरर, है ना, शहर का जो वाटर बियर, जो पानी लेकर के आते, उस तरह का व्यक्ति है। और ये जो इसकी पत्नी है, इसका नाम है टिब। He is virulently opposed to tobacco and tries to get Clement to prosecute people who smoke it. ये तंबाकू का घोर विरोधी है और ये जस्टिस क्लीमेंट के पास जाता है कि वो तंबाकू पीने वाले, जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं, इन पर प्रतिबंध लगाएं। कॉब की अक्सर लड़ाई होती है फ्रेंड बोबाडेल से, क्योंकि बोबाडेल इससे पैसा उधार ले लेता है और धूम्रपान बहुत ज्यादा करता है, जो दोनों चीजें इसको पसंद नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड जस्टिस क्लीमेंट। ये एक न्यायाधीश है, लॉयर है, ऑल अराउंड मोरल एंड जस्ट फिगर। ही इज नोन फॉर हिज विजडम एंड पर्सपिकेसिटी। उन्हें जाना जाता है उनकी बुद्धिमानी, समझदारी और चीजों की तह तक जाने की जो उनकी योग्यता है उसके लिए। उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है और लैक ऑफ ह्यूब्रिस, यानी अभिमान की कमी है, यानी वो अभिमान नहीं करते, घमंड नहीं करते। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों को सही सलाह दें और उन्हें एप्रोप्रिएट पनिशमेंट भी दें, उनके अच्छे काम की तारीफ भी करें। तो कुल मिला के ये जस्टिस क्लीमेंट जो है एक वेरी जेंटलमैन व्यक्ति कह सकते हैं, बहुत ही समझदार है और किसी भी तरह के मामलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं हमेशा। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड एडवर्ड नोवेल। ये जो अभी हमने ओल्ड नोवेल को देखा था, ये उसका पुत्र है। एडवर्ड इज जनरली अ गुड यंग मैन, but his father is worried about him because he seems too interested in poetry and is socializing with dissolute young men such as well-bred. एडवर्ड जो है ओवरऑल देखें तो एक अच्छा नौजवान व्यक्ति है, लेकिन इसके पिता को हमेशा चिंता रहती है कि ये पोएट्री में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, बहुत ज्यादा। और इसके जो कंपेनियन है ये कुछ बिगड़े हुए लोग हैं, जैसे वेल ब्रेड है, ये पिता की नजर में बात कर रहे हैं। एडवर्ड प्रूव्स हिज कैरेक्टर बाय ब्रेकिंग अप अ skirmish between all his hot-headed friends and by marrying the lovely Bridget. एडवर्ड अपने आप को साबित करता है कि वो नहीं, इस तरह का व्यक्ति नहीं है, अपने हॉट हेडेड फ्रेंड्स को जो है संभालने में, और बाद में इसकी शादी हो जाती है प्यारी सी ब्रिजेट से। वेल ब्रेड जो है ये नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्रेंड। अब वेल ब्रेड कौन है? ये डाउन राइट का भाई है। और अभी हमने जो एक कैरेक्टर देखा था काइटली, जो मर्चेंट है, व्यापारी है, इसकी पत्नी डैम काइटली का भाई, यानी जो काइटली जो मर्चेंट है, इसका ये ब्रदर इन लॉ यानी साला लगता है। ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एडवर्ड। एडवर्ड नोवेल का ये बहुत ही करीबी दोस्त है वेल ब्रेड। यंग एंड हैंडसम एंड फैशनेबल व्यक्ति है, prone to wit and sarcasm. वेल ब्रेड एक अच्छा हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति है फ्रेंड, जो यूजुअली इस तरह के कोई बुरे काम में लिप्त नहीं है और ये हंसने हंसाने में ही ज्यादा ध्यान देता है, यानी ये कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा सा व्यक्ति है। एडवर्ड नोवेल का ये खास दोस्त है, इसको जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रेंड मिस्टर स्टीफन। मिस्टर स्टीफन कौन है? ये ओल्ड नोवेल के भतीजे हैं और एडवर्ड के कजिन। ही इज रेफर्ड टू एज अ गर्ल
विच मीन्स अ ड्यूप और अ फूल। इन्हें एक गल के नाम से संबोधित किया गया, जिसका मतलब होता है एक मूर्ख व्यक्ति। एक हॉट हेडेड सेल्फिश एंड फिगर ऑफ रिडिक्यूल, एक ऐसा व्यक्ति है जो जल्दी इसको गुस्सा आता है, एक स्वार्थी है और एक मजाक का विषय रहता है हमेशा। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो ईर्ष्या करता है एडवर्ड से, इच्छा करता है कि इसके अंकल यानी ओल्ड नॉवेल की प्रॉपर्टी इसे मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं सकती है क्योंकि एडवर्ड उनका पुत्र है। इसलिए इसके अंदर एक जेलसी की भावना है और ये हालांकि पसंद भी करता है अपने कजिन एडवर्ड को। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू को टाउन गर्ल कहा गया, यानी पूरे शहर में एक मूर्ख व्यक्ति। ये कैप्टन बोबाडेल का फ्रेंड है और इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत महान कवि है। ये अपनी कविताओं से महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश करता है। खास तौर से ये ब्रिजेट को पाना चाहता है, लेकिन ब्रिजेट जो है ये एडवर्ड नॉवेल को पसंद करने लगती है और अंत में आप देखेंगे कि इन दोनों की शादी भी हो जाती है। मिस्टर मैथ्यू जो है ये फ्रेंड एक जो अपनी बात करता है कि बहुत बड़ा कवि है। नाटक के एंड में आप देखेंगे कि क्लीमेंट इसको एक्सपोज कर देता है कि ये एक फेक पोएट है, ये चोरी की कविताएं सुनाता है, ये स्वयं कुछ नहीं लिखना जानता। मैथ्यू की अक्सर लड़ाई भी होती है डाउन राइट के साथ और ये कोशिश करता है कि डाउन राइट को किसी तरह से अरेस्ट करा दे। ये चीजों को हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम हमारे दिमाग में जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं इनकी एक इमेज जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड डैम काइटली। ये जो काइटली द मर्चेंट को हमने देखा था, ये उसकी पत्नी है, वेल ब्रेड की ये बहन है। डैम काइटली के पति को इसके ऊपर शक रहता है कि इसका किसी से अफेयर चल रहा है, जबकि ये इस तरह की महिला नहीं है। काइटली जो मर्चेंट है फ्रेंड, इसको हमेशा लगता है कि डैम काइटली का किसी से अफेयर चल रहा है और ये कॉब के घर जाती है किसी से मिलने के लिए। तो इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इसी की वजह से जो है ये कॉमेडी क्रिएट होती है। हालांकि नाटक के एंड में आप देखेंगे कि जस्टिस क्लीमेंट के यहाँ ये सारी चीजें पहुंचती हैं और वो सारी चीजों को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड ब्रिजेट। ब्रिजेट जो है ये डैम काइटली की सिस्टर है। शी इज अनमैरिड एंड मैथ्यू ट्राइज टू सीड्यूस हर। मैथ्यू जो है इसको अपनी पोएट्री सुना करके इसको बहलाना फुसलाना चाहता है और शादी करना चाहता है इससे। हालांकि ब्रिजेट जो है ये एडवर्ड नॉवेल को पसंद करने लगती है और बाद में इनकी शादी भी हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड कैश। ये काइटली क्या काम करता है, उसका क्लर्क है और ये जब अनाथ था, बहुत छोटा था, तो इसको जो है थॉमस काइटली जो मर्चेंट है इसने इसको गोद ले लिया था, एक तरह से अपने यहाँ रख लिया था और इसका जो पालन पोषण किया, इसको अपना नाम भी दिया इसने। काइटली इस पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है और इससे अपनी सारी चिंताओं, अपनी सारी जो जो कंसर्न्स हैं अपनी पत्नी के प्रति जो इसको शक है, इसको शेयर करता है और कई बार इससे कहता है कि वो नजर रखे कि इसके घर में कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसकी पत्नी पर नजर रखने के लिए भी कहता है इससे। टिब जो एक घरेलू महिला है जो अक्सर घर में ही रहती है। इनके यहाँ एक बोबाडेल करके जो व्यक्ति अभी हमने चर्चा की वो इनके यहाँ रहता है। ये बोबाडेल अपनी बातों में फंसा करके टिब से पैसा उधार ले लेता है और उसे लौटाने में बहुत नाटक करता है, बहुत नखरे दिखाता है। तो यहां तक फ्रेंड हमने सारे कैरेक्टर्स को देखा। मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक ये कैरेक्टर्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। तो अब आगे हम इस प्ले को देखते हैं फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड एक्ट 1 को हम देखते हैं। इस प्ले को मैंने हिंदी में लिख दिया क्योंकि हिंदी में आपको बहुत जल्दी से ये समझ में आ जाएगा। तो नाटक की शुरुआत होती है फ्रेंड नॉवेल के घर से, जो बूढ़ा नॉवेल है। मास्टर स्टीफन जो एक सीधा साधा ग्रामीण व्यक्ति है, आसानी से धोखा खा जाता है। अपने चाचा नॉवेल और अपने चचेरे भाई एडवर्ड नॉवेल से मिलने आता है। अब एक नौकर प्रवेश करता है यहाँ पे और कुछ बातचीत के बाद स्टीफन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट देखें पत्र की घटना, एक लेटर की घटना होती है।
नौकर जो है नोवेल को एक पत्र देता है जो वास्तव में उसके बेटे एडवर्ड के लिए आया हुआ है। अब नोवेल ये जानता है कि ये उसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पत्र को पढ़ लेता है। अब ये पत्र लिखा किसने? ये वेल ब्रेड ने लिखा है, जो कि एडवर्ड नोवेल का फ्रेंड है। इस लेटर में अभद्र भाषा होती है और इसको पढ़ करके जो ओल्ड नोवेल है ये बहुत गुस्सा हो जाता है कि कितनी अशिष्ट भाषा लिखी गई है। वह ब्रैनबॉर्न को बुलाता है और पत्र अपने बेटे को देने के लिए कहता है, और ये भी बोलता है कि जाके उसे पत्र तो देना, लेकिन ये मत बताना कि मैंने इसको पहले से पढ़ लिया। ब्रैनबॉर्न कौन है फ्रेंड? ये नौकर है ओल्ड नोवेल का। अब ओल्ड नोवेल को चिंता होती है कि मेरा जो पुत्र है एडवर्ड, इसके जो फ्रेंड है वेल ब्रेड और इस तरह के और भी कई दोस्त हैं जो उसकी नजर में बिगड़े हुए लोग हैं, उनकी संगत में रह करके मेरा पुत्र कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन उसको ये लगता है कि अगर मैं इसको डांटूंगा, इस पे सख्ती करूंगा, तो जैसे और कन्वेंशनल फादर्स करते हैं, तो ये सही नहीं होगा। वो सोचता है कि उसे इस तरह से प्रेरणा देगा उसे कि वो अपने आप ही अच्छा बनने के लिए जो है कोशिश करेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड एडवर्ड और स्टीफन के बारे में। अब ब्रैनबॉर्न जो है ये नौकर जो है नोवेल का, ये एडवर्ड को जाकर के पत्र तो देता है, लेकिन ये एडवर्ड के प्रति लॉयल है, तो ये धीरे से उसको ये भी बताया जाता है कि तुम्हारे पिता ने इस पत्र को पढ़ लिया। यहीं पर स्टीफन का आगमन होता है फ्रेंड, और वो पूछता है कि ये कौन लेकर के आया है लेटर। अब एडवर्ड स्टीफन से कहता है कि वो बेल ब्रेड क्या जाना चाहता है, क्या तुम साथ साथ चलोगे? तो वो खुशी खुशी से सहमत हो जाता है उसके साथ जाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कॉब का घर। मैथ्यू कैप्टन बोबार्डेल की तलाश में पानी ढोने वाले कॉब के घर पहुंचता है। मैथ्यू जो है ये कौन है? कैप्टन बोबार्डेल का फ्रेंड है। ये कॉब के घर पहुंचता है कैप्टन बोबार्डेल की तलाश में। कॉब कहता है कि बोबार्डेल उसका मेहमान है और पिछली रात उसके बेंच पर सो गया था। कॉब का एक नौकर है जो मैथ्यू को बोबार्डेल के पास ले जाता है। अब यहाँ पे मोनोलॉग होता है कॉब का, जिसमें वो अपने मालिक काइटली के घर के ड्रामे और बोबार्डेल द्वारा उसकी पत्नी टिब के पैसे न लौटाने पर अपनी झुंझलाहट व्यक्त करता है। एक्चुअल में फ्रेंड ये बोबार्डेल जो है कैप्टन बोबार्डेल ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का व्यक्ति, ये कॉब की पत्नी टिब से पैसा उधार ले लेता है और अत्यधिक धूम्रपान करने का शौकीन है। अब ये बार बार मांगने पर भी जो है उसे पैसा नहीं लौटा रहा। आगे देखते हैं बोबार्डेल और मैथ्यू के बारे में। बोबार्डेल और मैथ्यू पिछली रात की घटनाओं पर चर्चा करते हैं। बोबार्डेल वहां रुकने की बात को गुप्त रखने के लिए कहता है। बोबार्डेल उससे कहता है कि मैं कॉब के घर पर रुका हूं, इस बात को तुम किसी को मत बताना। वेलब्रेड का भाई डाउनराइट जो है ये मैथ्यू के काम का अपमान कर चुका है और उसे पीटने की धमकी देता है। बोबार्डेल मैथ्यू को लड़ना सिखाने का प्रस्ताव देता और दोनों एक टैवर्न की ओर चल देते। ये बोबार्डेल जो है इसका फ्रेंड है मैथ्यू। मैथ्यू और डाउनराइट इनकी आपस में अक्सर लड़ाई होती है, तो मैथ्यू डाउनराइट को चुनौती देता है लड़ने की, और ये इस तरह की बात होती है कि चलो देखते हैं किसमें कितना दम है, और इस बात के बाद ये एक सराय एक टैवर्न की ओर चल देते हैं। इसी के साथ फ्रेंड एक्ट नंबर 1 यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अब दूसरा एक्ट शुरू होता है फ्रेंड ओल्ड ज्यूरी में रहने वाले एक व्यापारी काइटली के घर से ये दूसरा एक्ट शुरू होता है। अब देखिए काइटली के घर को देखते हैं। दृश्य की शुरुआत में काइटली, उसका कर्मचारी कैश और दरबारी डाउनराइट प्रवेश करते हैं। काइटली अपने कैशियर को कुछ काम सौंप देता है और उसके बाद वो डाउनराइट से बात करने लगता है और हिचकिचाते हुए वो ये बताता है कि वेलब्रेड जो है ये उसका साला है, यानी काइटली की जो पत्नी है डैम काइटली उसका भाई है। कहता है कि दिनों दिन बहुत बदतमीज होता जा रहा है और अपमानजनक बातें करता है। वेलब्रेड की हरकतें सुनकर के डाउनराइट को गुस्सा आ जाता है, लेकिन काइटली शांत रहता है।
काइटली का कहना है कि वेल ब्रेड पर उसका कोई अधिकार नहीं और इसलिए वो उसे डांट नहीं सकता, वो उसका साला लगता है, तो वो उसको लगता है कि मैं उसे डांटूंगा तो मेरा कोई अधिकार नहीं और उसको हो सकता है बुरा लग जाए। अब तभी वहां पर क्या होता है फ्रेंड कि बोबार्डिल और मैथ्यू आते और वेल ब्रेड को ढूंढते हुए आ रहे होते। जब वेल ब्रेड वहां नहीं मिलता तो वहां से चले जाते। अब डाउन राइट उनका पीछा करता और उनसे लड़ना चाहता। उसे लगता है कि ये बोबार्डिल और मैथ्यू ही हैं जो वेल ब्रेड को बिगाड़ रहे हैं। हालांकि काइटली उसे रोकने की कोशिश करता है। जब डाउन राइट वहां से चला जाता है तो काइटली को ये डर लगने लगता है कि उसके घर में इस तरह के जो लोग आ रहे हैं, जैसे बोबार्डिल है, मैथ्यू है, वेल ब्रेड, ये सारे बिगड़े हुए लोग हैं और इनकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पत्नी भी बिगड़ जाए। उसकी पत्नी और जो बहन है फ्रिजेट, ये कहीं बिगाड़ ना दे उसको। आइए फ्रेंड अब आगे देखते हैं मूर फील्ड्स में भेष बदलना। अब लंदन का एक खुला मैदान है मूर फील्ड। यहाँ पे जो नॉवेल का नौकर है ब्रैन वॉर, ये एक सैनिक का भेष बदल लेता है और ब्रैन वॉर्म चाहता है कि जो नॉवेल ओल्ड नॉवेल है जो अपने पुत्र का पीछा ना करे, यानी उसकी जासूसी ना करे। इसी बीच क्या होता है, स्टीफन और एडवर्ड का वहां आना होता है। अब स्टीफन का जो पर्स है वो खो गया है, जिसमें उसकी प्रेमिका की दी हुई एक अंगूठी थी। अब ब्रैन बॉम आता है एक सैनिक के भेष में और अपनी गरीबी का हवाला देते हुए कहता है कि मेरे पास एक तलवार है, एक बहुत उच्च दर्जे की तलवार है जो वो बेचना चाहता है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। एडवर्ड स्टीफन को सैनिक से चाकू खरीदने से मना करता है, लेकिन स्टीफन नहीं मानता। एडवर्ड उससे कहता है कि नहीं, मत खरीदो, ये तलवार इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन स्टीफन जो इस तरह का व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है, वो कहता है नहीं, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही तलवार, और उसे खरीदने का फैसला करने लगता है। अब यहाँ एक्ट में फ्रेंड इंट्रोस्पेक्शन दिखाया जाता ओल्ड नॉवेल का। मूर फील्ड में ओल्ड नॉवेल खड़ा है और अपने बेटे के जो पत्र से उसे निराशा मिली उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर वो अपने जवानी के दिनों की याद करता है और वो याद करता है कि कैसे उसे अक्सर डांटा जाता था और कैसे ज्यादातर माँ बाप जो है वो यही कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को डांट करके उन पर सख्ती कर करके उन्हें जो है सही रास्ते पर ला सके। लेकिन वो अपने आप पर खुश है कि उसने कभी ऐसा नहीं किया। उसने कभी अपने बेटे को डांटा नहीं या उस पर कोई ऐसी सख्ती नहीं की जैसे आमतौर पे माता पिता करते हैं। हालांकि उसे ये दुख जरूर होता है कि उसे लगता है कि उसका बेटा जो है भटक गया है और उसके जो साथी हैं वो सही लोग नहीं है। धीरे धीरे करके उसका जो बेटा है वो गलत रास्ते पर चला जा रहा है। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं ब्रैन वॉर्म की चालाकी। अब भेष बदले हुए ब्रैन वॉर्म फिर से आता है और बियर व पैसों की भीख मांगता है। नॉवेल सैनिक को भीख मांगने के लिए डांटता है और उसे एक बेहतर सज्जन बनने की सलाह देता है। जब ब्रैन वॉर्म बहाना बनाता है कि उसे काम ढूंढना नहीं आता तो नॉवेल कहता है कि वह खुद उसे काम करना सिखाएगा और उसे अपने साथ ले जाता है। ब्रैन वॉर्म इतना चालाक व्यक्ति कि वो बार बार भेष बदलता और कोई उसे पहचान नहीं पाता। नॉवेल क्या वो ऑलरेडी नौकर है, लेकिन वो नॉवेल उसको पहचान नहीं पाता और जब नॉवेल उससे कहता है कि तुम्हें सैनिक होकर के भीख नहीं मांगना चाहिए तो वो कहता है मुझे काम ढूंढना नहीं आता, जबकि वो पहले से काम कर रहा होता नॉवेल का। अब नॉवेल एक जेंटलमैन है, एक सभ्य व्यक्ति है, वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। आइए फ्रेंड देखते हैं कि एक्ट नंबर 3 इसमें क्या होता है। तो इसकी शुरुआत होती है एक सराय जो टैवर्न भी कहा जाता है। यहाँ पर मैथ्यू, बोबार्डिल और वेल ब्रेड ये अब मौजूद है। सराय की मस्ती और तलवारें। हम यहाँ पे देखते हैं सराय में क्या हो रहा है। तो मैथ्यू और बोबार्डिल वेल ब्रेड के भाई डाउन राइट के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर करते हैं। एडवर्ड, नॉवेल और स्टीफन भी वहां पहुंच जाते हैं। वेल ब्रेड और एडवर्ड उस पत्र पर हंसते हैं जो गलती से बड़े नॉवेल के पास पहुंच गया था। ये एडवर्ड नॉवेल जो है इसके पिता ने उसके पत्र को पढ़ लिया था
जो वेल ब्रेड ने लिखा था। इस बात से उसका मजाक उड़ाने लगते। अब बातचीत चल रही होती है फ्रेंड, और सैन्य सेवा की बातें चलने लगती हैं, सेना की बात चलने लगती है, और बोबाडेल जो है अपनी तलवार के साथ युद्ध की झूठी कहानियां सुनाने लगता है। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि बोबाडेल जो है कैप्टन बोबाडेल के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, एक्चुअल में सीख ही बगाड़ता है। ये उतना बहादुर नहीं है जितना कि ये बयान करता है। अभी स्टीफन की तलवार जो उसने ब्रेन वॉर्म से खरीदी थी, उसे देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हें तो मूर्ख बना दिया गया। इससे स्टीफन जो है नाराज हो जाता है। तभी दोबारा से भेष बदल के ब्रेन वॉर्म का वहां पर आना होता है। वो ये स्वीकार करता है कि उसने स्टीफन को बेवकूफ बना करके वो तलवार बेची थी। जब इन लोगों को पता चलता है कि जो ओल्ड नॉवेल है वो भी उसी तरफ आने वाला है, और उनको लगता है कि अब ये हमको सबको साथ में पकड़ लेगा, तो अब यहाँ पे बहुत जोर से हमारी खिंचाई होगी। इस डर से वो सब वहां से चले जाते हैं। अब हालांकि ब्रेन वॉर्म जो है ये एडवर्ड को अपनी असली पहचान बता देता है, जिससे एडवर्ड खुश हो जाता है कि ये दिल का खराब नहीं है, ये केवल मजाक मस्ती के लिए ऐसा करता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो काइटली का संदेह। अब काइटली को अपनी पत्नी जो है इससे इसके ऊपर शक है। कैश काइटली के किसी गुप्त व्यापारिक सौदे में मदद करता है। अब काइटली फ्रेंड कैश को एक राज बताना चाहता है, लेकिन उसे हिचकिचाहट होती है और वो वहीं पे रुक जाता है, उसे नहीं बताता आगे की बात। अब काइटली ये नहीं चाहता फ्रेंड कि उसकी पत्नी डैम काइटली जो है ये वेल ब्रेड के किसी जो दोस्त हैं, जो इस तरह के बिगड़े हुए दोस्त हैं उसकी नजर में, उनसे इसकी मुलाकात हो, और कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पत्नी जो है इनकी बातों में आ जाए। नेक्स्ट देखें, तंबाकू पर विवाद है ना, टोबैको पर विवाद होता है। कॉब जो है ये तंबाकू बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब कॉब का आना होता है, मैथ्यू, बोबाडेल, स्टीफन, वेल ब्रेड, ब्रेन वॉर्म और एडवर्ड भी वहां आ जाते। ये सारे जो है ब्रेन वॉर्म की चालाकी पर चर्चा करने लगते। कैश गलती से बता देता है कि काइटली जस्टिस क्लीमेंट के यहाँ गया। इसके बाद बोबाडेल तंबाकू के फायदों के बारे में डींगे मारने लगता। जब कॉब तंबाकू से होने वाली मौतों की बात करता है तो बोबाडेल की उससे लड़ाई हो जाती है और वो उसकी पिटाई कर देता है। हालांकि बाकी लोग बीच बचाव करने लगते हैं और उसे बचा लेते हैं। नेक्स्ट जो दृश्य फ्रेंड जस्टिस क्लीमेंट के घर पर दिखाई देता है। अब कॉब काइटली को चेतावनी देता है कि उसके घर पर कई पुरुष आए हुए हैं। काइटली अपनी पत्नी और बहन की सुरक्षा को लेकर के चिंतित होने लगता है। जब काइटली को ये पता चलता है कॉब से कि उसके घर पे बहुत सारे लोग जो है ये आए हुए हैं, और इसको लगता है कि ऐसा ना हो कि उसकी जो पत्नी है और उसकी बहन फ्रिजेट इनको कोई बेला फुसला ना दे, तो काइटली वहां से चला जाता है। अब काइटली के जाने के बाद फ्रेंड कॉब जो है ये बोबाडेल से बदला लेने की योजना बनाने लगता है, क्योंकि उसने क्या करा था कि उसकी पत्नी से कुछ पैसे उधार लिए थे और जिससे वो तंबाकू पीता था, और बार बार मांगने पर भी बोबाडेल उसके पैसे नहीं लौटा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड कॉब की पनिशमेंट। अब जस्टिस क्लीमेंट, उसका क्लर्क रॉजर फॉर्मल और बड़ा नॉवेल इनका प्रवेश होता है। कॉब जस्टिस क्लीमेंट से बोलता है कि बोबाडेल जो है इसको आप सजा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तंबाकू पीता है और इसने मेरे से पैसा उधार लिया था जिसे मैं बार बार मांग रहा हूं, उसके बाद भी ये मुझे पैसा नहीं लौटा रहा। लेकिन उल्टा हो जाता है कि जस्टिस क्लीमेंट जो है कॉब को ही तंबाकू का अपमान करने के लिए जेल भेजने का आदेश दे देता। हालांकि बाद में वो शांत हो जाता है और कॉब की बदले की योजना जो है धरी की धरी रह जाती है। कॉब सोच रहा होता है कि मैं जस्टिस क्लीमेंट से बोबाडेल की शिकायत करूंगा तो ये उसे दंड देंगे, यानी जेल भेज देंगे या उसको मजबूर करेंगे पैसा वापस करने के लिए। अब एक्ट नंबर 4 की शुरुआत होती है फ्रेंड। इसमें बहुत सारी गलत फहमियां होती है और ब्रेन वॉर्म जो बार बार भेष बदलता है इसकी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और इससे जो है एक कॉमेडी पैदा होती है। शुरुआत होती है काइटली के घर में जहां हंगामा हो रहा है। अब डाउन राइट और डैम काइटली
आने वाले मेहमानों से उनके बारे में चर्चा करने लगते हैं। डाउनराइट चाहता है कि यहां से सारे लोग चले जाएं। डैम काइटली कहती है कि मेरा कोई नियंत्रण नहीं, मैं कैसे उनसे जाने का बोल सकती हूँ। मैथ्यू, बोबाडिल, वेलब्रेड, एडवर्ड, स्टीफन, ब्रैनवॉर्म और काइटली की बहन ब्रिजेट, इन सब का वहां आना होता है। अब बोबाडिल का जो फ्रेंड मैथ्यू, ये अपनी कविताओं से सबको प्रभावित करने की कोशिश करता है, खास तौर से फ्रिजेट को। ये फ्रिजेट को जो है चाहता है कि उससे शादी हो जाए इसकी। अब डाउनराइट क्या करता है, इन्हें धमकी देता है और वहां से जाने का बोलता है। इस बात से लड़ाई हो जाती है और तलवारें खिंच जाती। हालांकि कैश और बाकी लोग जो रहते हैं बीच बचाव करने लगते हैं। अब काइटली को जो पहले से ही जेलस था, जिसे पहले से ही अपनी पत्नी और बहन की चिंता थी, इसे इस बात से और ज्यादा जलन होने लगती है कि उसकी जो पत्नी है और फ्रिजेट उसकी बहन जो है ये एडवर्ड से प्रभावित है। आगे देखें फ्रेंड, वेल ब्रेड की योजना। अब एडवर्ड ये स्वीकार कर लेता है कि वो ब्रिजेट से प्यार करता है और वेल ब्रेड उन्हें मिलाने का वादा भी कर देता है। दूसरी ओर ब्रैनवॉर्म जो है ये फिर से भेष बदल के आ जाता है। अब ये फिट्जवेल के रूप में आता है, एक पुलिस वाले के रूप में, और ये क्या करता है, ओल्ड नोवेल और रॉजर फॉर्मल इनको गुमराह करने की कोशिश करने लगता है। आगे देखें फ्रेंड, बोबाडिल की फजीहत यानी बोबाडिल की बेइज्जती। मूरफील्ड्स में बोबाडिल अपनी बहादुरी की डींगे मार रहा होता है। उसी समय क्या होता है, डाउनराइट का वहां आना होता है। अब बोबाडिल डर के मारे तलवार नहीं निकाल पाता और डाउनराइट उसे पीट करके निहत्था कर देता है। बोबाडिल जो बहुत सेकी बगाड़ता है अपनी बहादुरी की, डाउनराइट को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। डाउनराइट उसको मार मार के जो है निहत्था कर देता है। जाते समय डाउनराइट अपना जो क्लॉक रहता है, जो एक गाउन टाइप की चीज रहती है, उसे वहीं छोड़ जाता है, जिसे स्टीफन अपना बता करके उठा लेता है। आगे देखें फ्रेंड, ईर्ष्या का जाल। अब ब्रैनवॉर्म अब रॉजर फॉर्मल का बेस बदल के काइटली से कहता है कि जस्टिस क्लीमेंट ने उसे बुलाया। अब काइटली जब वहां से चला जाता है तो वेल ब्रेड डैम काइटली को चिढ़ाता है कि उसका पति जो है कॉब की पत्नी टिब के पास गया है। ब्रैनवॉर्म का इस पूरे नाटक में बहुत अहम रोल है, जो बार बार भेष बदलता है और लोगों को इधर से उधर जो है अलग अलग बातें कहता है। काइटली से एक तरफ वो कहता है कि जस्टिस क्लीमेंट ने उसको बुलाया। अब काइटली जब वहां चला जाता है तो उसकी पत्नी डैम काइटली को चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारा पति तो जो है कॉब की पत्नी टिब के पास गया है। अब गुस्से में डैम काइटली जो है कैश को लेकर के कॉब के घर पहुंच जाती। उसे लगता है कि टिब जो है ये कॉब की पत्नी, इससे उसके पति का कहीं कोई अफेयर तो नहीं। इधर काइटली को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी और कैश ये साथ में गए कॉब के, तो उसे भी शक होने लगता है और वो जो है गुस्से में आ जाता है और उनके पीछे पीछे भागता है। आइए अब देखते हैं कॉब के घर पे क्या होता है। कॉब के घर पे जो ओल्ड नॉवेल है, डैम काइटली और काइटली ये सारे लोग एक साथ पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत बहस होने लगती है। काइटली और उसकी पत्नी जो एक दूसरे पर बेवफाई के आरोप लगाने लगते हैं। काइटली अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारा किसी से अफेयर है। दूसरी तरफ काइटली से उसकी पत्नी डैम काइटली कहती है कि तुम्हारा किसी से अफेयर है, और एक दूसरे पर जो है ये आरोप लगाने लगते हैं और बहस होने लगती है। ये सब चीजें देख करके कॉब को लगता है कि उसका घर तो एक कोई बदनाम जगह जैसा बन गया है। यहाँ चाहे जो चला आता है, चाहे जो आके उधम मचाने लगता है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं गिरफ्तारियों का सिलसिला। अब ब्रैनवॉर्म क्या है, कानूनी अधिकारी का भेष धारण करता है। मैथ्यू और बोबाडिल उसे डाउनराइट को गिरफ्तार करने के लिए रिश्वत देते हैं, अपना सामान गिरवी रख देते हैं और उसे रिश्वत देते हैं कि वो डाउनराइट को गिरफ्तार कर ले। इस बीच क्या होता है फ्रेंड, जो स्टीफन जो है जिसने डाउनराइट का क्लॉक उठा लिया था, वो पहने हुआ आता है, तो सब उसे ही अपराधी समझने लगते और अंत में ब्रैनवॉर्म जो है स्टीफन का क्लॉक चुराने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लेता। अब सभी लोग जो है ये मामला सुलझाने के लिए जस्टिस क्लीमेंट के पास पहुंचते हैं। आइए फ्रेंड अब इस
ड्रामा जो ये प्ले, इसका आखिरी एक्ट नंबर 5 को देखते हैं। अब ये जस्टिस क्लीमेंट के घर पर सभी लोग आते हैं अपने अपने जो है परेशानी को लेकर के कि वो उसका निराकरण करेंगे। तो अब एक्ट 5 में जो है सच्चाई का सामना देखते हैं। जस्टिस क्लीमेंट, नोवेल, काइटली, डैम काइटली, टिब, कैश, कॉब, ये सारे लोग वहां इकट्ठा होते हैं और वो ये चर्चा करने लगते हैं कि कैसे उन्हें गलत संदेशों के जरिए गुमराह किया गया। क्लीमेंट को तुरंत समझ में जाता है कि उन सबको कॉब के घर भेजने के पीछे किसी की चाल थी। क्लीमेंट जैसे कि बताया एक बहुत ही वाइज व्यक्ति है, बहुत समझदार आदमी। वो तुरंत समझ जाता है कि कॉब के घर जो है इन सबको भेजा गया था, ये किसी की चालाकी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, खुलासों का दौर। बॉबाडेल और मैथ्यू का प्रवेश होता है। ये डाउनराइट के खिलाफ वारंट की बात करते हैं। फिर स्टीफन, डाउनराइट और भेष बदले हुए ब्रेन वॉर्म भी पीछे से पहुंच जाते हैं। अब ये जो क्लॉक की चोरी हुई थी और वारंट दिया गया था, इस बात पे बहस छिड़ जाती है। जब क्लीमेंट वारंट सही से तामील ना करने पर ब्रेन वॉर्म को जेल भेजने की धमकी देता, तो ब्रेन वॉर्म अपनी असली पहचान बता देता। अब ब्रेन वॉर्म पूरी जो है अपनी भेष बदल करके जो उसने जो किया था और पुलिस वाले का भेष बदल के जो स्टीफन को गिरफ्तार करके लाया था, ये सारी बातें बता देता कि ये सब मैंने ही किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, ब्रेन वॉर्म की चालाकी। अब ब्रेन वॉर्म ये स्वीकार कर लेता है कि उसने नोवेल और काइटली को कैसे बेवकूफ बनाया, कैसे उसने उनको जो है गलत बातें बताई। इस बीच असली रॉजर फॉर्मल का प्रवेश होता है और वो माफी मांगता है कि उसने शराब पी ली थी और उसके कपड़े चोरी हो गए थे। एक्चुअल में फ्रेंड ये रॉजर फॉर्मल जो है जस्टिस क्लीमेंट का जो क्लर्क है, ये शराब पी लेता है और इतना ज्यादा नशे में धुत हो जाता है कि इसको इसका होश ही नहीं रहता। अब ब्रेन वॉर्म क्या करता है, इसके कपड़े चोरी कर लेता है और उसका भेष बदल लेता है रॉजर फॉर्मल का। अब इस नाटक का एक सुखद अंत होता है। वेलब्रेड ये खुलासा करता है कि एडवर्ड और ब्रिजेट इन दोनों ने शादी कर ली है। क्लीमेंट उन्हें बधाई देने के लिए बुलवाता है। मैथ्यू की कविता की चोरी पकड़ी जाती है। पता चलता है कि मैथ्यू जो कविताएं सुनाता था वो एक्चुअल में उसने खुद ने नहीं लिखी होती, वो कहीं और किसी और की चुरा चुरा के ये लोगों को सुना करके इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। क्लीमेंट आदेश देता है कि इसकी सारी जो कविताएं इनको जला दिया जाए। अब आखिरी में देखते हैं फ्रेंड, ह्यूमर्स का शुद्धिकरण। जो दोष है, ह्यूमर्स यहाँ पे दोष को कहा गया। क्लीमेंट स्टीफन को कहता है कि वो डाउनराइट का जो क्लॉक था उसे लौटा दे। इसके बाद वो टिब और कॉब को भी डांटता है और उनसे कहता है कि तुम्हें अपने रिश्ते सुधारना चाहिए, एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। जस्टिस क्लीमेंट फ्रेंड जो काइटली और डैम काइटली इन दोनों को भी डांटते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। खास तौर से जो काइटली जो मर्चेंट, उसको ये बोलते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। और वो सभी से कहते हैं कि अपनी अत्यधिक जो भावना है, ह्यूमर से जो दोष है, इन्हें त्याग करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए। और इस तरह से इन सभी के बीच में जो गलत फहमियां रहती हैं वो आखिरकार दूर हो जाती हैं और ये नाटक का जो है ये एक सुखद अंत होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये पढ़ने में हमको उतना जो है कॉमेडी नहीं लगती, उतना हास्यकर नहीं लगता, लेकिन जब ये स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है और तरह तरह की गलत फहमियां होती, ब्रेन वॉर्म जो है बार बार जो भेष बदल के आता है और किस तरह से लोगों को भड़काता है, किस तरह से चीजों को जो है एक तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, और इनके बीच में जो गलत फहमियां होती हैं उनसे जो हास्य पैदा होता है, उसको जब हम ये ड्रामा देखते हैं तब ज्यादा महसूस किया जा सकता है। फ्रेंड, आई होप कि ये सारा नाटक जो है और इसके जितने भी पात्र हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
फ्रेंड आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।